क्या आप जानते हैं हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि एक समय पर हमारे देश के अंदर 29 सरकारें काम कर रही होती हैं। 29 गवर्नमेंट्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। एक्सेप्शन अगर कहीं पर कोई सरकार गिर ना गई हो तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गिरी। तो अब ये सरकारें हमारे देश के लोगों की विविधताओं के कारण अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें तय की जाती हैं, लोग ही उन्हें चुनते हैं। अब वो सरकारें इनके अच्छे के लिए काम करती हैं, भले के लिए काम करती हैं या बुरे के लिए काम करती हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ये 29 सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर काम करती कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ तालमेल कैसे बिठाती है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ तालमेल कैसे बिठाती है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं थिएटर ट्यूटोरियल्स और हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले शायद स्टार प्लस पे एक सीरियल आया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दो मैं देखता नहीं हूँ सीरियल्स और ना ही मैं सीरियल्स में विश्वास रखता हूँ। अगर मेरी कोई ऑडियंस ऐसे सीरियल्स में विश्वास रखती हो तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, पर बहुत ही वाहियात किस्म का सीरियल था। आप सोच रहे होंगे कि मैं उस सीरियल का जिक्र अभी यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ऐसे ही एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब सेंटर और स्टेट का ये जो रिलेशन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का, ये कहलाता क्या है। तो जवाब है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी संघवाद। फेडरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले इसे एक अच्छी सी डेफिनेशन देते हैं। आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं। फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अ सिस्टम इन विच मैनी स्टेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ नेशन बट दे आर इंडिपेंडेंट टू हैंडल देयर इंटरनल अफेयर्स। मतलब हमने 3 लाइन की डेफिनेशन दे दी और अभी तक आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा, हम घुसा देते हैं। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक देश बनाते हैं और वो राज्य अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए, उनसे जूझने के लिए इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा एक सिस्टम कहलाता है फेडरलिज्म यानी संघवाद। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर के साथ में आए एक देश बनने के लिए, लेकिन वो राज्य आपस में अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट थे। अब इसका इंडिया से क्या रिलेशन है और इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे देख सकते हैं। इंडिया डिपिक्ट्स द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द 28 स्टेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, अ यूनियन इन यूनिटी, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल अफेयर्स। देखा, बिना देखे पढ़ देता हूँ मैं। इसे कहते हैं रट्टा मारना। मजाक कर रहा हूँ, रट्टा नहीं मारा, कंसेप्ट है ये। आपको समझना चाहिए कि 28 राज्य जो हमारे देश के अंदर हैं, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये सब, इन सब के अंदर अलग अलग सरकारें चल रही हैं। ये अलग अलग सरकारें काम कैसे करती हैं? ये फेडरलिज्म के साथ काम करती हैं। अगर हरियाणा के अंदर कोई पुलिस केस होता है, हरियाणा के अंदर कोई आपदा आती है, तो केंद्र सरकार ज़रूर उसकी मदद करेगी, पर वो अपने आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए भी आज़ाद है। वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो वहाँ के लोगों की देखभाल करने के लिए मौजूद है। तो ये कहलाता है फेडरलिज्म एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब इंडिया के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर फेडरलिज्म लागू है या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, मलेशिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ पे आपको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल मिलेगा। इसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि ये सबसे पहले एम्बेड कहाँ हुआ था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कहाँ हुआ था, किस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था। तो सबसे लास्ट लाइन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, इट वॉज फर्स्ट एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इन 1789। 1789 में, आई थिंक 89 को 89 कहते हैं। तो 1789 में इसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेडेड किया गया था। उसके बाद से कई देशों ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। क्यों? क्योंकि एक देश की अगर सीमाएं बहुत बड़ी हैं तो ये 110% है कि उसके अंदर विविधता भी उतनी ही होगी। अगर आप नॉर्थ में एक अलग बोली पाएंगे तो साउथ में एक अलग बोली पाएंगे। अब इतने सारे लोगों को साथ लेकर के आना है तो उनको कुछ पावर्स भी देनी होंगी। तो जब इतने छोटे छोटे राज्यों को साथ मिला करके लाया गया तो उसको फेडरल सिस्टम के अंदर रखा गया और फेडरल सिस्टम के तहत राज्य सरकारें अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं और केंद्र सरकारें अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं। वो कैसे करती हैं
उनके सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस क्या हैं, ये जानने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड साफ़ करना होगा और वो हम करेंगे ऐसे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस की, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के रिलेशंस की। मोटा माटी 3 तरीके के रिलेशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रिलेशंस तो बहुत सारे हैं, पर मोटा माटी वो 3 तरीके के रिलेशंस जो हमें मदद करेंगे हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, वो ये हैं। सबसे पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकेंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस। यानी सबसे पहला कौन कितना लेजिस्लेशन बनाएगा, कौन कितने कानून बनाएगा, वो सबका एक रिलेशन। दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन, यानी किसकी पावर कितनी है उसके बारे में। और तीसरा पैसों का, यानी फाइनेंशियल रिलेशंस, इन दोनों के बीच में कैसे मेंटेन होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन से। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस ये कैसे इंश्योर करते हैं कि केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को इक्वल पावर्स दी जाएं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि 3 लिस्ट कंसेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार ऐसे 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है और वो पूरे देश में लागू होंगे, हर राज्य में लागू होंगे। दूसरा, इस लिस्ट के अंदर 15 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर सीधे सीधे यूनियन लिस्ट के तहत केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, मतलब टैक्स बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। ऐसे 15 सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर हैं। सिर्फ केंद्र सरकार इस लिस्ट के अंदर आती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वैसे तो 61 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कभी किसी ज़माने में 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अब ये क्यों कम हो गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसके अंदर जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो कानून है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पे राज्य सरकार पैसा वसूल सकती है, टैक्स लगा सकती है, टैक्स ले कर सकती है, आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हितों के मुताबिक कानून बना सकती है। लोगों के हितों के मुताबिक, अपने अपने हितों के मुताबिक तो क्या ही बनाएंगे। तो ये थे 3 लिस्ट जो कि ये इंश्योर करती हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वली डिवाइड हो। कोई भी किसी भी ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल ना समझे, कोई भी ज़्यादा ऐसा ना हो कि किसी की सारी पावर्स छिन जाए। तो हमने सबको इक्वल लिस्ट दी है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो 100 सब्जेक्ट आते हैं, ये देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, यू कैन से दैट इट इज़ फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। कोई भी डिफेंस का मैटर जो कि बाहर के देशों से डील होना है, कोई भी फॉरेन रिलेशंस का मैटर, वो सब ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स जो उस स्टेट की जो जनता है उनके लोकल मैटर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से कानून बनाती है। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने कहा था इसमें 61 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन 66 बचे। वो क्यों बचे? 1976 में गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया था जिसे हम कहते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 एक्ट, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बर्ड प्रोटेक्शन एंड वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये 5 ऐसे इश्यूज थे, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से निकाल के यूनियन में डाल दिया गया या कॉन्ग्रेंट में डाल दिया गया और स्टेट से इनका अधिकार छीन लिया गया। ये ऐसे 5 क्या कहते हैं इश्यूज थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट, जो भी कहते हैं उससे मतलब छोड़ देना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के देश के जितने भी कोर्ट्स आते हैं हर राज्य के अंदर, वो सब केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पे काम करेंगे। एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार का दिशा निर्देश चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, तो केंद्र सरकार ने उसे बनाया है और हर स्टेट में उसे लागू किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ और बर्ड का जो प्रोटेक्शन है, इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन होगा हर राज्य में। फॉरेस्ट को लेकर के जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसके ऊपर भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश चलेंगे। तो ये था सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस में लेजिस्लेटिव रिलेशंस का पार्ट।
तो अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल पावर्स दी हैं कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चला सकें। उन दोनों के पास बराबर पावर्स हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। वो केसेस क्या हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप कैसे देंगे कि दोनों के पास इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे है। देखिए, दोनों अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने ऑफिसर्स होते हैं। एक स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी काम करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो CBI एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जांच एजेंसी है, वहीं एक स्टेट की क्राइम ब्रांच स्टेट के अंदर आने वाली जांच एजेंसी है। दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, तो दोनों को ये अथॉरिटीज़ दी गई हैं। तो दोनों के अंदर, दोनों स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कॉन्ग्रेंट लिस्ट के बारे में बताया था, द एग्जीक्यूटिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्ग्रेंट लिस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट्स। जो पावर है कॉन्ग्रेंट लिस्ट के अंदर दिए हुए टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाने की, वो स्टेट के द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो बराबर हैं। हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने उन्हें बराबर हक दिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वो कौन से ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जिनमें ये चीज़ें लागू नहीं होती। द एक्सेप्शन केसेस व्हेन देयर इज़ अ फेलियर इन द गवर्नमेंट मशीनरी इन अ स्टेट। जब एक स्टेट के अंदर वहाँ की राज्य सरकार की मशीनरी फेल हो जाए, लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाए, दंगे एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, एक स्टेट के अंदर ब्लड शेड हो जाए, उस सिचुएशन में जितनी भी पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है। दूसरा, When there is a national emergency, the center upholds the powers of the state. जब पूरे देश के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, फॉर एग्जांपल 1975 से लेकर के 78 तक का या 77 तक का जो टाइम था जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी 2.5-3 साल के लिए, उस दौरान हर स्टेट की जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में आ गई थी। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे काम करते हैं। अब अगले उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर फाइनेंस के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और अब बारी है फाइनेंशियल रिलेशंस की, यानी धन की बात। तो धन की बात करते हैं। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड विद द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जैसा कि आप लोगों को मैंने लिस्ट के माध्यम से ये बताया कि यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे 15 टॉपिक हैं या ऐसे 15 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स इम्पोज कर सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है, मतलब उसके पास अपना रेवेन्यू के लिए एक अलग सोर्स है। फिर मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, घटा सकती है या बढ़ा सकती है, ये उसके ऊपर है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ले टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द यूनियन लिस्ट, वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको हिंदी में समझाया वहीं यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बट व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी प्रिवेलिंग इन अ कंट्री, जब एक देश के अंदर राष्ट्र स्तर पर इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति हो, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं, वो चाहें तो इस डिसीजन को सस्पेंड कर सकते हैं, दोनों से उनके जो टैक्स लेने की पूरी प्रक्रिया है उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। उस केस में जो टैक्स लिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा और प्रेसिडेंट उसको मॉनिटर करेगा प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल रिलेशंस। अच्छा, एक मोटा माटी बात समझा दूं इसके अंदर, इन अ स्फेयर स्टेट इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर द फाइनेंस। मतलब एक मोटा माटी आप ऊपर से देखेंगे तो स्टेट के पास उसके रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत थोड़े होते हैं और वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला जो फंड होता है उसके ऊपर निर्भर करता है और उसी से अपना राज्य की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो चलाता है। सो ये था फाइनेंशियल रिलेशंस। अब तक मैं आपको बता चुका हूँ फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म कहाँ लागू हुआ, कितने देशों के अंदर प्रिवेल करता है, और उसके बाद मैंने आपको 3 तरीके के रिलेशंस बताए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। अच्छा, इन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंटर जोनल मीटिंग होती हैं, इंटर काउंसिल मीटिंग्स होती हैं, इंटर स्टेट मीटिंग्स होती हैं, जहां पर स्टेट के प्रतिनिधि आते हैं, सेंट्रल के प्रतिनिधि आते हैं और आपस में एक प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करते हैं। फाइनेंस कमीशन है,
और क्या कहते हैं हमारी बाकी कुछ रिफॉर्म्स हैं जिनके तहत ये सारी जो फंक्शनिंग है इन तीनों मैं आप कह सकते हैं इन तीनों लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस की, ये बहुत स्मूथ हो जाती है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी और। हाल फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे, मेरा नंबर अभी आपको दोबारा से फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स फ्री हैं, पूरे सब्जेक्ट्स के नोट्स पेड हैं, कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं होती है। यू कैन पे डायरेक्टली बाय पेटीएम। So this was Federalism, Center and State Relations, and I am Saurabh Shukla. Thank you for watching.